तो हे एवरीवन, दिस इज पीयूष। आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल क्यूबिक्स क्लासेस के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप सभी लोगों के प्यार की वजह से हमने 500 सब्सक्राइबर का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार हमारी पूरी क्यूबिक्स क्लासेस की तरफ से। साथ ही साथ एक छोटी सी और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आप सभी लोग ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बट स्टिल बोलता हूं कि हम लोगों का जो टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइबर का है और वो तभी अचीव हो सकता है जब आप नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करोगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि नीचे कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम लोग आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के साथ लाइव सेशन के थ्रू भी जुड़ सके। तो ठीक है सर, तो चलिए आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स के इस प्यारे से क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आपके सारे दोस्त मिल करके भी इन सारे सेशंस का जो बेसिकली वैल्यू है उसको ले सके और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सके। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर नहीं 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 नहीं, इतने अच्छे अच्छे सेशंस को मैं क्यों शेयर करूं, सिर्फ मैं पढ़ना चाहता हूं। बट ऐसा होता नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जितना ज्यादा तुम लोगों के लिए सोचोगे उतना ज्यादा तुम खुद के लिए सोच पाओगे। ये स्वार्थ लेकर के कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि वो सभी लोग इससे फायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आज हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हेन इज इंटरनेशनल जेब्रा डे सेलिब्रेटेड? अब सबको पता है जेब्रा क्या होता है, इसमें तो कोई कुछ बताने वाली बात है नहीं कि जेब्रा क्या होता है। भाई सब, जेब्रा एक एनिमल है। ये क्या है? एक एनिमल है जेब्रा। ठीक है, तो इंटरनेशनल जेब्रा डे कब मनाया जाता है? 27 ऑफ जनवरी, 30th ऑफ जनवरी, 29th ऑफ जनवरी या फिर 31st ऑफ जनवरी। तो इंटरनेशनल जेब्रा डे हम लोग 31st ऑफ जनवरी को मनाते हैं। तो सर क्यों मनाया जाता है जेब्रा? देखो जेब्रा एक बहुत सुंदर सा जानवर, एक बहुत ही खूबसूरत, एक प्रकृति का बनाया हुआ एक बहुत सुनहरा, मैं वैसा बोल सकता हूं कि बहुत सुंदर जानवर है जेब्रा। जेब्रा की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो लगातार बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। और हम सभी लोगों ने, जैसे मैंने अपने पिछले सेशंस में भी आप लोगों को बताया कि पर डे 32 स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाती है। 32 ऐसे जानवर, ऐसे स्पीसीज होती हैं जो विलुप्त होती चली जा रही है। ये 32 संख्या में है। तो जेब्रा विलुप्त ना हो जाए, जेब्रा एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल जेब्रा डे मनाते हैं, ताकि हम लोग जेब्रा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके और किस तरीके से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं, कैसे हम लोग इन लोगों को कंजर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग सोचने की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल जेब्रा डे हम लोग 31st ऑफ जनवरी को मनाते हैं। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? Who has recently become the richest person in the world? ऑप्शन ए एलॉन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस। एलॉन मस्क हम सभी लोगों को पता है कौन है, टेस्ला, स्पेस एक्स, इसके क्या है, वो फाउंडर है। और भी बहुत सारे, एक अभी तो ये लोग एक चिप बना रहे हैं, न्यूरो चिप, जिसको ये लोग ह्यूमंस के अंदर इम्प्लांट करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनसे इनपुट ले सके, आउटपुट मतलब निकलवा सके। जेफ बेजोस हम सभी लोगों को पता है कि अमेजॉन के मालिक हैं। ये कौन है? अमेजॉन के, ये अमेजॉन के मालिक हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट, बर्नार्ड अर्नॉल्ट के बारे में भी बहुत लोगों को नहीं पता इनके बारे में, बट मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत अच्छा लग्जरी ब्रांड चलाते हैं। लग्जरी ब्रांड चलाते हैं। लग्जरी ब्रांड क्या होता है सर? लग्जरी ब्रांड दोस्त वो ब्रांड होता है जैसे क्लॉथ्स हो गया, ज्वेलरीज हो गई, ये सारी कंपनीज जो बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लग्जरी ब्रांड्स। वो ब्रांड जो लग्जरी के लिए, यानी बेयर मिनिमम नहीं होता, यानी रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजों नहीं बनाता, वो लग्जरी होता है बेसिकली, वो हाई क्लास लोगों के लिए होता है। तो ये जो बर्नार्ड आर्नोल्ट जी हैं, ये कौन है? लग्जरी ब्रांड के मालिक हैं। तो जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है वो कौन बने रिसेंटली? वो बने हमारे बर्नार्ड अर्नोल्ट जी। वो इलॉन मस्क जो स्पेस एक्स के फाउंडर है, और उनको क्या किया है उन्होंने? उनको रिप्लेस करके अपने ऊपर, मतलब अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना लिया है। भाई साहब बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? हाल ही में रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए REC लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए देगी?
रिसेंटली हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज विल REC लिमिटेड पे फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप पैनल्स? रूफटॉप पैनल्स क्या होता है सर? रूफटॉप पैनल क्या होता है? देख, जो रूफटॉप पैनल होता है बेसिकली वो सोलर पैनल्स होता है। सोलर पैनल्स होता है। क्या होता है सर सोलर पैनल? सोलर पैनल बेसिकली जो सनलाइट होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। क्या होता है सर सनलाइट को एब्जॉर्ब करके? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है सर? इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं? बैटरी के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है सर। बैटरी के अंदर स्टोर करने के बाद क्या हो गया? इस बैटरी को हम लोग अपने काम के हिसाब से इस्तेमाल में लेते हैं। पंखा चला लिया, एसी चला लिया, कूलर चला लिया। सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सर ये होता है सोलर पैनल से कि ये जो हमारा पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करता है, बहुत हद तक रिड्यूस कर, मतलब रिड्यूस इन द सेंस एक तरीके से खत्म ही कर देता है। तो जो सोलर पैनल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको लेकर के जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सोलर पैनल्स को लगा सके। इसको लेकर के REC लिमिटेड जो है उन्होंने पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है ये यहाँ पे क्वेश्चन है इनका। तो भाई साहब ऑप्शन ए 2.10 लाख करोड़, 1.20 लाख करोड़, 1.50 लाख करोड़ एंड 2.10 लाख करोड़। तो ये टोटल दिया है इन्होंने 1.2 लाख करोड़ रुपए ताकि रूफटॉप पैनल्स को लगाया जा सके। ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बातें हैं, आपको दिमाग में रखनी होगी। इस वजह से ये जो पीपीटीज हैं इनके थ्रू आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, बिल्कुल भूलने की कोशिश भी मत करिएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रिसेंटली व्हेन हैज नीतीश कुमार टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ऑप्शन ए 8th, ऑप्शन बी 7th, ऑप्शन सी 9th एंड ऑप्शन डी इज 10th। हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है सर। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं। नीतीश कुमार CM ऑफ बिहार कौन है? ये चीफ मिनिस्टर है बिहार के। ठीक है सर। कब पहली बार बने थे? 2015। ठीक है सर। तो नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के क्या है? CM साहब है, यानी चीफ मिनिस्टर साहब है। अब ये नीतीश कुमार साहब जो हैं ये बहुत ज्यादा पार्टी चेंज करने को लेकर के बहुत ज्यादा फेमस है। पार्टी चेंजेस बड़ी तेज करते हैं ये। अभी NDA में से निकल करके ये गए थे कहां पर? कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया था इन्होंने। अब वापस से अलायंस से ये लोग वापस भाजपा की तरफ मिल गए हैं और आकर के इनके साथ अलायंस बना लिया है। तो जो नीतीश कुमार जी हैं वो वापस से क्या किया है? पार्टी को छोड़ दिया है और वापस से CM के लिए वो उन्होंने दूसरे पार्टियों के साथ बहुमत हासिल करके वहां के CM बन गए। अब देखो इससे पूछ रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो नीतीश कुमार जी हैं वो कितनीवीं बार, 8वीं बार, 7वीं बार, 9वीं बार या फिर 10वीं बार उन्होंने CM की ओथ ली है? तो जो वो हैं वो उन्होंने 9वीं बार इस बार CM का ओथ लिया है। अरे बोलो यार। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर पॉप सिंगर रानी ली का 42 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? रिसेंटली विच कंट्रीज फेमस पॉप सिंगर डैनी ली डाइड एट द एज ऑफ 42? सॉरी, डैनी ली जो हैं ये एक ब्राजीलियन पॉप सिंगर है। कौन है ये? ब्राजीलियन पॉप सिंगर थी बेसिकली, अब तो नहीं रही है। इनका डेथ हो गया एट द एज ऑफ 42 और इन्होंने कहा एक बहुत फेमस गाना है आई एम फ्रॉम अमेजन, इससे ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो इनका एक सर्जरी के दौरान मौत हो गया। तो ये कहां की थी? ब्राजील की थी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घोषित 59वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? हु हैज
received the Best Actor award in the recently announced 69th Filmfare Awards? Option A, Ranveer Kapoor. Option B, Shahid Kapoor. Option C, Vicky Kaushal. And option D is Akshay Kumar. तो इसके लिए किसको मिला है सर? रणवीर कपूर को मिला है फिल्म एनिमल के लिए। फिल्म एनिमल के लिए, जहां हम सभी लोगों को पता है एनिमल फिल्म के जो डायरेक्टर थे संदीप वांगा रेड्डी, संदीप वांगा रेड्डी, SVR सर ने एनिमल मूवी को जो बनाया है, उनमें जो लीड एक्टर थे रणवीर कपूर, उनको 69th फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में 69th में फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत कुछ बताने वाला तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? रिसेंटली आईसीसी हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन फ्रॉम विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड? ऑप्शन ए, पाकिस्तान. ऑप्शन बी, बांग्लादेश. ऑप्शन सी, श्रीलंका. एंड ऑप्शन डी इज इंडिया. देखो अब इंडिया तो खेल ही रही है, तो इंडिया का ऑप्शन ही से खत्म हो जाता है। बांग्लादेश भी आपने देखा होगा मैच खेल ही रही है, पाकिस्तान भी आपने देखा होगा मैच खेल ही रही है, तो बचा कौन? श्रीलंका. श्रीलंका में हो क्या रहा है एक्चुअली मैं समझाता हूं. श्रीलंका में अभी 1-2 साल पहले हम लोगों ने देखा था कि कितने बुरी हालात आ गए थे. वो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे. इकोनॉमिक क्राइसिस से वो क्या कर रहे थे? जूझ रहे थे. अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो वहां के पॉलिटिशियन थे, जो वहां के लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया? श्रीलंका जो बोर्ड है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंका जो क्रिकेट बोर्ड है, इसको क्या किया? बैन कर, इसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया कि यार उसके अंदर बेसिकली इंटरफेरेंस लेकर के आने लगे. वो क्या लेके आने लगे? इंटरफेरेंस. और इस इंटरफेरेंस को आईसीसी के रूल्स के हिसाब से इलीगल बताया जाता है, तो वो अलाउड नहीं होती कोई कंट्री करना. तो इस वजह से हुआ क्या कि श्रीलंका बोर्ड को आईसीसी ने क्या किया? बर्खास्त कर दिया कि यार ठीक है हटाओ, हमें नहीं करना. तो इस वजह से क्या होता है? श्रीलंका के ऊपर से बैन लगा दिया जाता था. अब इस बैन के वजह से क्या हुआ कि वो किसी भी कंट्री के साथ मैच खेल नहीं पाता था, इंटरनेशनल क्रिकेट कभी खेल ही नहीं पाता था. तो इसी को हटा दिया गया. क्यों? क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी अब कंट्रोल में है और इस वजह से इस चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है. ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. वेयर हैज द 7th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? मुंबई, बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता. एंड ऑप्शन डी इज हैदराबाद. अब देखो परीक्षा पे चर्चा हम सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत, जिसका अभी 7th एडिशन हुआ ना, तो जो परीक्षा पे चर्चा है, जो हमारा परीक्षा पे चर्चा है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक इनिशिएटिव है. अब इसके ऊपर वो क्या करते हैं? एग्जाम से पहले, यानी 10th और 12th के एग्जाम्स से पहले ये बच्चों से वार्तालाप करते हैं, बातचीत होती है, चिट चैट थोड़ा करते हैं, जिसमें वो बताते हैं बेसिकली परीक्षा के ऊपर चर्चा करते हैं, परीक्षा के बारे में बताते हैं. तो इसको लेकर के ऑर्गेनाइज, इसका 7th एडिशन 7वां साल था आज. और इसको कहाँ पे कराया गया? इसको न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कराया गया है. इसको इंदिरा गांधी स्टेडियम में कराया गया, जहां पर हमारा भारत मंडपम भी बना था. भारत मंडपम, BM, भारत मंडपम में बना था. तो भारत मंडपम जो बना था उसी के अंदर मोदी जी ने ये बात, ये जो परीक्षा पे चर्चा है इसको किया. और उन्होंने बताया बच्चों को कि आखिर किस तरीके से उन्हें अपने जीवन में जो परीक्षाएं हैं उसको लेना चाहिए, और आखिर किस तरीके से जिस भारत मंडपम में वो बैठ करके इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, कैसे कुछ दिन पहले दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आकर के वहां पर दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगी, उनका क्या एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, उसको लेकर के चर्चा कर रहे थे. तो इसी सारी बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों से बातचीत की और बताया कि आखिर किस तरीके से आपको परीक्षा को लेना चाहिए, आखिर किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को एक नया रूप देना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ परीक्षा से आप लोग अपना आकलन मत करिए. इसी के ऊपर उन्होंने परीक्षा पे चर्चा लिया और इसको कहां पर कराया गया? न्यू दिल्ली के अंदर कराया गया. क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं. हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? Recently, which country will dump 54,000 tons of contaminated nuclear plant waste into the Pacific Ocean? Option A is
रशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज इटली। तो भाई साहब जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा है कि कौन सा ऐसा देश है जो कंटामिनेटेड न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट है उसके 54,000 टन को डंप करेगा। तो कौन सा देश है सर? वो है जापान। जापान, जापान ने अपना जो न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट है जो, यानी जो परमाणु संयंत्र है, इसको कहां पर? पैसिफिक ओशियन में डंप कर रहा है। तो इसको पैसिफिक ओशियन के अंदर डंप कर रहा है 54,000 टन न्यूक्लियर वेस्ट को। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? आरबीआई एग्रीगेटर और पेमेंट एग्रीगेटर अभी मैं बताता हूं क्या होता है। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। देखो सर, पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ी सी बात समझने वाली है। तो इसका ऑप्शन भी देख लो, ओला, ऑप्शन बी जोमेटो, ऑप्शन सी ब्लिंकिट एंड ऑप्शन डी इज स्विगी। ध्यान से सुनो, यह है कस्टमर, ध्यान से सुनना भाई, कोई छोड़ेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। यह हमारा कस्टमर, ये है हमारे बैंक, और ये हमारे लोन लेने वाले बंदे जिनको लोन चाहिए, लोन लेने वाले लोग हैं। अब होता क्या है, बैंक के पास खुद का कुछ पैसा नहीं है, बैंक के पास खुद का कुछ पैसा नहीं है। ठीक है सर, कस्टमर से ये पैसा लेता है, कस्टमर से क्या करता है, बोलता है कि भाई अपना आप पैसा मेरे को दो, मैं अपने पास सेव करके आपका पैसा रखूंगा। ठीक है सर, ठीक है। तो कस्टमर बोलेगा सर मेरे को जरूरत होगी तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ पैसा सबमिट हमारे पास जमा करके रखो, आप चोरी डकैती सबसे बचे रहोगे, साथ ही साथ आपको जब भी जरूरत हो आप आना बैंक से पैसा ले लेना। ठीक है सर, तो बैंक कभी भी एनी टाइम ये पैसा कस्टमर को वापस कर सकता है जब कस्टमर से मांगे। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर। तो बैंक की भाई ये काम कर क्यों रहा है, ये इतनी समाज सेवा क्यों कर रहा है, उसको भी कुछ प्रॉफिट होगा तभी तो कर रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखो बैंक क्या करता है, जब बैंक के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, क्या होता है, ढेर सारा एक्यूमुलेशन ऑफ मनी हो जाता है इसके पास, यानी ढेर सारा पैसा इसके ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ मनी हो जाता है। तो क्या होता है, ये बोलता है मेरे पास इतना पैसा आ गया ना, अब वो मार्केट में सर्च करता है भाई किसको पैसे की जरूरत है, आप आओ मेरे पास से लेके जाओ। अच्छा 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 अच्छा, तो ये क्या करता है, जो एक्यूमुलेटेड मनी होता है ये लोन लेने वालों को दे देता है कि लो भाई साहब तुम पैसा लो। अब क्या बैंक इतना ज्यादा दानवीर है कि आपको ऐसे ही पैसा दे देगा और कुछ नहीं बोलेगा? बिल्कुल सर। तो क्या होता है, लोन में मान लो इसने दिया 500 रुपए, मैंने एक एग्जांपल बोला कि बैंक ने 500 रुपए लोन वाले को दिया, या फिर 500 नहीं बोलो 5 लाख बोल दो, बोलोगे कि सर 500 लेने कौन जाता है, तो मैंने बोला 5 लाख का आपने लोन लेने का। ठीक है सर, तो क्या होगा, ये लोन लेने वाला क्या बोलेगा कि ठीक है सर आप मेरे को आज जरूरत है, आप 5 लाख रुपए मुझे दे दो, हम आपको कल के दिन लौटा देंगे। तो ये बैंक बोलेगा ठीक है आप 5 लाख रुपए लो, चूंकि मैंने आपको जरूरत के टाइम पे पैसा दिया है इसलिए 5 लाख के साथ आप कुछ पैसा और मुझको दोगे एज एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज के तौर पे, यानी हमने आपको पैसा दिया, आप मूलधन तो मुझे लौटाओ ही लौटाओ, साथ में मुझे ब्याज के ऊपर भी पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जरूरत के टाइम पे हमने आपको पैसा दिया है। ठीक है सर। अब बोलो भाई साहब बैंक तुम्हारा तो पैसा था नहीं, वो आपने कस्टमर का पैसा लिया और कस्टमर के पैसे को लोन के तौर पर देकर के आप तो कमाई कर रहे हो, अब कस्टमर बेचारा क्या करे, कस्टमर को बोलता है बैंक की ठीक है तुम मेरे पास अपना पैसा रखोगे, क्योंकि मैं इधर से कमा रहा हूं तो मैं तुमको भी कुछ इंटरेस्ट दूंगा। यानी कि अगर आपने अपना पैसा बैंक के पास रखा तो बैंक टाइम टाइम पे उस पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट यानी जो ब्याज बनेगा वो बैंक तुमको देता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने पैसे को बैंक को दिया है इस्तेमाल में लेने के लिए। अरे बोलो यार, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात में कहानी आपने समझा दी। बिल्कुल भाई, तो बैंक ने क्या किया, इस पैसे को लोन के तौर पर दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैंक एक तरीके का हमारे पास क्या हो गया, बैंक हमारा एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा है।
लोन वाले को और कस्टमर वाले को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या जितना इंटरेस्ट यहां से इसको मिला है बैंक को, क्या वो पूरा कस्टमर को दे देगा? बिल्कुल नहीं, कुछ पैसा ही अपने पास रखेगा जो इसकी खुद का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और बाकी बचा हुआ पैसा ये कस्टमर को दे देगा, और बाकी जो बचा हुआ पैसा होगा वापस वो लोन पे लगा देगा। इजी सिंपल। अब देखो सर इतनी कहानी की क्या जरूरत थी, अभी बताता हूं। देखो अब होता क्या है, मान लो आप हो आपको कुछ सामान लेना है, आपको कुछ सामान लेना है, तो आप समझ लो आप हो परचेजर, आप परचेजर हो, ठीक है, आप क्या हो, परचेजर हो, और यहां पर क्या है, सामान है आपका, या फिर आप बोल दो कि ये हमारा सामान है। अब कस्टमर ये सामान को कब खरीद सकता है, जब ये इसको क्या दे, इस सामान के बदले इसको पैसा दे, तो क्या करेगा, ये सामान इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर, अब ये पैसा क्या हो सकता है, अभी तो उसके पास बैंक में जमा हुआ है पैसा, क्योंकि कस्टमर ने अपना क्या किया था, पैसा तो सारा क्या कर दिया था, बैंक में सबमिट किया था। अब जब परचेजर के पास पैसा नहीं है तो सामान लेने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको जाना होगा पहले बैंक, वहां से पैसा लेकर के आना होगा, और क्या करेगा, फिर जाकर के वो सामान खरीद लेगा। अरे बोलो यार यही तो करेगा, बट आप बोलोगे नहीं 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 सर, आजकल तो यूपीआई आ गया है, ये अपना फोन फट से निकालेगा, स्कैन करेगा, पैसा दे देगा। तो ये जो यूपीआई निकाला ना, ये है पेमेंट एग्रीगेटर। ये क्या है भाई साहब, पेमेंट एग्रीगेटर है, पेमेंट एग्रीगेटर है। ये क्या है सर, ये है पेमेंट आपका एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या करता है, पेमेंट एग्रीगेटर बेसिकली करता क्या है कि जो सामान आपको खरीदना है और जिसको खरीदना है, जो भी आपको खरीदना है और जिससे खरीदना है, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है कि आप मेरे थ्रू आप पैसा को ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर बेसिकली काम इस तरीके से करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर का जो टैग है उसके लिए अप्रूवल दे दिया है, तो ऑप्शन इज जोमेटो। जोमेटो को हाल ही में क्या करना पड़ता था, जब अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, सॉरी ऑनलाइन पैसा लेने के लिए, आई एम रियली सॉरी, ऑनलाइन सर्विसेज नहीं देता जोमेटो, ऑनलाइन बेसिकली प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप फूड डिलीवरी यानी फूड का ऑर्डर कर सको। तो जो जोमेटो है उसको अपने पैसे अपने पास लेने के लिए वो करता क्या था कि जाता था दूसरे एग्रीगेटर के पास, जैसे यूपीआई हो गया। अब जोमेटो का खुद एक पेमेंट एग्रीगेटर है जो मीडिएटर के तौर पर काम करता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई एक बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करो और देखने की कोशिश करो, क्योंकि समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन किया? हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली? अब सभी लोगों को हमें पता होगा कि अगर किसी भी चीज का 25 साल होता है तो उसकी होती है सिल्वर जुबली, किसी का अगर 50 साल होता है तो उसका होती है गोल्डन जुबली, और किसी चीज के अगर 75वीं वर्षगांठ आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड जुबली। डायमंड जुबली। अब देखो डायमंड जुबली जो होती है वो अभी सुप्रीम कोर्ट की मनाई गई, यानी सुप्रीम कोर्ट जो हमारी दिल्ली की है उसको आज 75 साल हो चुका है। किसमें, अरे बोलो यार, एग्जिस्टेंस में आए हुए, तो 75 साल हुआ है, तो इसको लेकर के उसको डायमंड जुबली मिली है, इसके लिए इनॉग्रेशन हुआ है, उसको किया है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है सर, आगे बढ़ता है सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तंसिक शुरू हुआ? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी इज सऊदी अरेबिया। तो अब इसके बेसिक्स मैंने कल ही आप लोगों को बताए थे, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो सऊदी अरब के बीच में और इंडिया के बीच में जो हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की गई है। कहां पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितनी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी? रिसेंटली व्हेन विल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण क्रिएट अ रिकॉर्ड बाय प्रेजेंटिंग द बजट? तो वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं वो कितनी बार आकर के जो हमारा बजट है उसको पेश करेंगी और उसको क्या करेंगी? एक रिकॉर्ड बनाएंगी। तो ये है 7वीं बार, 6वीं बार, 5वीं बार या फिर 8वीं बार? तो ये आंसर है 6वीं बार। 6वीं बार निर्मला सीतारमण आएंगी और आकर के बजट को संसद के अंदर पेश करेंगी और एक रिकॉर्ड बना देंगी। कब करेंगी? वो आज ही करेंगी। क्वेश्चन नंबर
14th पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नाट्य विद्यालय यानी जो इंडिया के इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा, आपने इसका नाम सुना होगा कई बार यार, पंकज त्रिपाठी जी वहीं के हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी वहीं के हैं, हमारे मनोज वाजपेयी जी वहाँ के, बहुत सारे आपने एक्टर देखे होंगे इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा के होंगे। तो 21 दिन का भारत रंग महोत्सव इनका यहाँ पे होता है, जो एनुअल इवेंट है इनका क्या है, एक एनुअल इवेंट है। ये कहाँ पर कराया जा रहा है, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो इसको कहाँ पे कराया जा रहा है दोस्त, इसको कराया जा रहा है हमारा मुंबई के अंदर। तो मुंबई के अंदर क्या किया जा रहा है, ये जो हमारा स्कूल नेशनल इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसको स्टार्ट किया गया है मुंबई के अंदर। इसको मतलब इसका जो महोत्सव है इसको मुंबई के अंदर स्टार्ट किया, मतलब होगा 21 दिन का महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है सऊदी अरेबिया में, सॉरी सऊदी अरेबिया नहीं, साउथ अफ्रीका में। कहां पर जरूरत है, साउथ अफ्रीका में। तो कहां पर, ओमान में, कंबोडिया में, कैमरून में या फिर इराक में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैमरून। तो कैमरून के अंदर जो रेगुलर वैक्सीनेशन है उसको स्टार्ट किया गया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और इसी के साथ वो जो साउथ अफ्रीका वाले देश हैं उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसी के साथ आज हम लोग आप सभी लोगों से विदा लेंगे। आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आई होप आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को रिमाइंड कराता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर एकदम तोड़ तहस नहस कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जल्द से जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सके और आप सभी लोगों के थ्रू और अच्छे तरीके से और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए। आई होप आपको ये सारे सेशंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को देखने के लिए। मिलते हैं कल। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।